ये कहानी उस दौर की है जब दुनिया अभी भी सामान्य थी। लोग सुबह उठते, काम पर जाते, बच्चे स्कूल जाते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल जाएगा। एक ऐसा वायरस फैलने वाला था जो इंसानों को भूखे जानवरों में बदल देगा। और उस तबाही के बीच एक ट्रेन थी जो बुसान जा रही थी। शायद वही आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उस ट्रेन में सवार हर शख्स को अपने अंदर के राक्षस से भी जूझना था। कहानी शुरू होती है सियोल के बाहर एक सुनसान रास्ते पर। एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा था। अचानक सामने एक हिरन कूद पड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हिरन कई फीट दूर जा गिरा। ड्राइवर ने ट्रक रोका, लाश को देखा और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही पलों में वो हिरन हिलने लगा। उसकी टूटी टांगें मुड़ी हुई थीं, खून बह रहा था, फिर भी वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब सफेद और खोखली हो चुकी थीं। वो देखने में हिरन नहीं बल्कि कोई और ही जीव लग रहा था। ये पहला संकेत था, लेकिन उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसी शहर में एक आदमी रहता था, सुक वू। वो एक फंड मैनेजर था, हमेशा काम में डूबा रहता। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी और अब वो अपनी छोटी सी बेटी सू आन की कस्टडी के लिए लड़ रहा था। सू आन का आज जन्मदिन था। सुक वू उसके लिए गिफ्ट लाया था, एक वीडियो गेम। लेकिन सू आन ने जैसे ही वो गिफ्ट खोला, उसका चेहरा उतर गया। ये वही गिफ्ट था जो उसके पिता पिछले साल भी लाए थे। सुक वू को ये भी याद नहीं था। शर्मिंदा होकर उसने पूछा कि बेटी क्या चाहती है। सू आन ने कहा वो अपनी माँ से मिलना चाहती है जो बुसान शहर में रहती है। अगली सुबह वे दोनों सियोल स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंचे। स्टेशन पर हर तरफ भीड़ थी। कोई अपनी मुस्कान में था, कोई जल्दी में, लेकिन कुछ अजीब सा माहौल था। एक लड़की को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उसके पैर पर पट्टी बंधी थी, उसके शरीर पर काटने के निशान थे। कुछ लोग घबराए हुए दिखे, लेकिन ज़्यादातर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। सुक वू और सू आन ट्रेन में सवार हो गए। ये ट्रेन बुसान जा रही थी। उसमें कई तरह के यात्री थे। एक बेसबॉल टीम के जवान लड़के, जिनमें से एक था योंग गुक। उसकी गर्लफ्रेंड जिन ही टीम की चीयर लीडर भी साथ थी। दो बुजुर्ग बहनें थीं, एक बहुत साधारण, दूसरी अमीर। एक बेघर आदमी था जो थोड़ा सनकी लग रहा था और एक गर्भवती दंपत्ति थे, संगवा, एक तगड़ा सा आदमी और उसकी पत्नी सियोंग क्योंग। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन चलने ही वाली थी कि तभी वही लड़की जिसे स्ट्रेचर पर ले जाया गया था अचानक दौड़ती हुई आई और आखिरी डिब्बे में घुस गई। उसकी हालत खराब थी, वो कांप रही थी। उसके पैर पर कांटे का निशान साफ दिख रहा था। ट्रेन चल पड़ी। कुछ ही देर में वो लड़की बेहोश होकर गिर गई। एक ट्रेन अटेंडेंट उसकी मदद करने आई। उसने सोचा कि लड़की को दौरा पड़ा है और उसने मेडिकल टीम को बुलाया, लेकिन तभी वो लड़की उठी। उसकी आंखें बदल चुकी थीं, सफेद, खोखली, बिल्कुल उस हिरन जैसी। वो अटेंडेंट पर झपटी और उसे काट लिया। कुछ ही सेकंड में अटेंडेंट भी वैसी ही हो गई। अब दोनों ने मिलकर डिब्बे में बैठे बाकी यात्रियों पर हमला कर दिया। चीखें उठी, लोग इधर उधर भागने लगे। जो भी इन ज़ॉम्बीज़ के संपर्क में आता वो भी बदल जाता। पलक झपकते ही बस कुछ ही मिनटों में पूरा डिब्बा खौफनाक जीवों से भर गया। अब खून और चीखों के बीच सुक वू ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और दूसरे डिब्बे की तरफ भागा। रास्ते में उसकी मुलाकात संगहुआ और उसकी गर्भवती पत्नी से हुई। संगहुआ बेहद ताकतवर था। वो अपने मुक्कों से ज़ॉम्बीज़ को पीछे धकेल रहा था। वे सब मिलकर एक सुरक्षित डिब्बे में पहुंचे और सुकवू ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। संगहुआ गुस्से में था कि सुकवू ने पहले उन्हें बाहर छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में कुछ नहीं देख पाते और दरवाजे खोलना भी नहीं जानते। ये एक छोटी सी राहत थी, एक कमजोरी जिसका बाद में उन्हें फायदा मिलेगा। ट्रेन के ड्राइवर ने घोषणा की कि अगले स्टेशन डेजन पर सेना तैनात है और ट्रेन वहां रुकेगी। इसी बीच सुक वू को अपने एक दोस्त का फोन आया जो सरकारी अधिकारी था। उसने बताया कि डीजन में भी कोई सुरक्षा नहीं है और वहां उतरना मौत के समान है। उसने सुक वू को एक गुप्त रास्ता बताया, ईस्ट गेट। सुक वू ने अपनी बेटी को लेकर वहां जाने का फैसला किया। एक बेघर आदमी ने उनकी बात सुन ली और उनके पीछे हो लिया। जब ट्रेन रुकी, लेकिन जब ट्रेन डीजन पहुंची तो वहां कोई सेना नहीं थी। पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूबा था। यात्री उतरे तो सुक वू अलग रास्ते से निकल गया। संगहुआ अपनी पत्नी को लेकर दूसरी तरफ गया, लेकिन स्टेशन पर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ का झुंड वहां भी आ धमका। कई लोग मारे गए। अफरा तफरी में सब वापस ट्रेन की तरफ भागे। सुक वू और सू आन फंस गए। तभी संगहुआ ने आकर उन्हें बचाया। वे सब मिलकर वापस ट्रेन की तरफ भागे और किसी तरह चढ़ गए।
ट्रेन में पहले से ही कुछ और यात्री चढ़ चुके थे, जिनमें एक बड़ा बिजनेसमैन था, यॉन सुक। वो बेहद स्वार्थी आदमी था। उसने जल्दी से ट्रेन चलाने का दबाव बनाया और ट्रेन चल पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ सू आन और सियोंग क्योंकि अलग डिब्बे के टॉयलेट में फंस गई, क्योंकि उनके पीछे भी ज़ॉम्बीज आ गए थे। वे नंबर 13 डिब्बे में थीं। सुकवू, संघवा और योंगुक तीनों ने उन्हें बचाने का बीड़ा उठाया, लेकिन वे नंबर 9 डिब्बे में थे। उन्हें 5 ज़ॉम्बी से भरे डिब्बों को पार करना था, एक ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन लगता था। तीनों आदमी सुकवू, संघवा और योंगुक खुद को तैयार करने लगे। उन्होंने अपनी बाहों पर टेप लपेटी ताकि ज़ॉम्बी के काटने से बच सके। संघवा सबसे आगे बढ़ा, उसकी ताकत देखते ही बनती थी। उन्होंने पहला डिब्बा खोला। अंदर ही अंदर ज़ॉम्बीज झपट पड़े, लेकिन तीनों ने मिलकर उन्हें पीछे धकेला। हाथ में जो आया, सामान, बैग, सीट का टुकड़ा, उससे वार किया। वे पहला डिब्बा पार कर गए। दूसरे डिब्बे में ज़ॉम्बीज और भी खतरनाक थे। ये वही बेसबॉल खिलाड़ी थे जो पहले बदल गए थे। योंगुक के अपने दोस्त थे उनमें। वो झिझका, लेकिन संघवा ने उसे झकझोरा। अब ये तुम्हारे दोस्त नहीं रहे। तभी ट्रेन एक लंबी सुरंग में घुस गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और अंधेरे में ज़ॉम्बीज कुछ नहीं देख पा रहे थे। वे सिर्फ आवाज पर हमला करते थे। सुकवू को ये कमजोरी समझ में आ गई। उसने एक बैग उठाकर दूर फेंक दिया। बैग के गिरने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ दौड़ पड़े। तीनों चुपके से आगे बढ़ गए। ये पल थोड़ी राहत का था। अंधेरे में बस उनकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। वे तीसरे डिब्बे में पहुंचे। यहाँ ज़ॉम्बीज और भी घने थे। सुकवू ने एक नई तरकीब सोची। उसने संघवा का फोन लिया, उसे दूर फेंक दिया और अपने फोन से उस नंबर पर कॉल कर दिया। फोन की रिंगटोन बजी, तेज, लगातार। सारे ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ भाग गए। तीनों उस मौके का फायदा उठाकर तेजी से आगे बढ़ गए। वे नंबर 13 डिब्बे के टॉयलेट के पास पहुंचे। संघवा ने दरवाजा खोला। अंदर उसकी पत्नी और सुआन सुरक्षित थीं। राहत की सांस लेना भी नसीब नहीं हुआ। ठीक उसी पल ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आई और रोशनी हो गई। ज़ॉम्बीज ने उन्हें देख लिया। वे सब जल्दी से दूसरे टॉयलेट में घुस गए। वहां पहले से ही जिन ही छिपी हुई थी, योंगुक की गर्लफ्रेंड। उसने बताया कि बाकी बचे हुए यात्री नंबर 15 डिब्बे में हैं। सुकवू ने ट्रेन का नक्शा देखा। कुछ ही मिनटों में ट्रेन फिर से एक लंबी सुरंग में घुसेगी। यही उनका मौका था। उन्होंने योजना बनाई। वे अंधेरे का फायदा उठाकर नंबर 15 डिब्बे तक पहुंचेंगे। योंगुक ने जिन्ही को मैसेज किया, हम आ रहे हैं, दरवाजा खोल कर रखना। जिन्ही खुश होकर ये बात बाकी यात्रियों को बताने लगी, लेकिन वहां बैठे यॉन सुक ने सबको डरा दिया। ये लोग संक्रमित हो सकते हैं, उसने कहा। अगर इन्हें अंदर ले लिया तो सब मर जाएंगे। डर के मारे बाकी यात्रियों ने भी दरवाजा खोलने से मना कर दिया। जिन्ही चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो नहीं जानती थी कि अपने बॉयफ्रेंड को कैसे बताए। ट्रेन सुरंग में घुसी। अंधेरा होते ही सुकवू और उसके साथी आगे बढ़े। वे ऊपर सामान की रैक पर चढ़कर रेंगने लगे ताकि ज़ॉम्बीज को पता न चले। लेकिन बेघर आदमी का पैर फिसल गया। वो नीचे गिरा और गिरने की आवाज ने सारे ज़ॉम्बीज को उधर खींच लिया। सब भागने लगे। सुकवू किसी तरह नंबर 15 डिब्बे के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर के यात्री उन्हें अंदर नहीं लेना चाहते थे। योंगुक दरवाजा पीट रहा था, चिल्ला रहा था, हम इंसान हैं, संक्रमित नहीं। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। पीछे से ज़ॉम्बीज आ रहे थे। संघवा ने आखिरी दम तक उन्हें रोकने की कोशिश की। एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ को काट लिया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और समझ गया कि अब उसकी मौत निश्चित है। उसने सुकवू से कहा, मेरी पत्नी का ख्याल रखना। फिर वो अकेले ही ज़ॉम्बीज के झुंड को रोकने के लिए पीछे रुक गया। सुकवू, सुआन, सियोंगक्योंग, योंगुक और बेघर आदमी ने किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। लेकिन संघवा उन सब की जान बचाकर खुद ज़ॉम्बीज का शिकार हो गया। उसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को आखिरी बार देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अंदर घुसने के बाद योंगुक ने गुस्से से यॉन सुक पर चिल्लाया, तुमने हमारे दोस्त को मरवा दिया। लेकिन यॉन सुक ने फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये सब संक्रमित हैं, उसने कहा। डरे हुए यात्रियों ने उन चारों, सुकवू, सुआन, सियोंगक्योंग और बेघर आदमी को अलग डिब्बे में जाने को कहा। सुकवू उन्हें लेकर वहां से चला गया। दूसरे डिब्बे में जाकर उन्होंने दरवाजा कस कर बांध दिया। अब वे चारों अकेले थे। उधर उस बुजुर्ग बहन में से एक, जिसकी छोटी बहन बाहर मर चुकी थी, चुपचाप उठी। उसने अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखा था और वो जानती थी कि इस तबाही के लिए ये स्वार्थी यात्री भी उतने ही जिम्मेदार थे जितने ज़ॉम्बीज। उसने धीरे से डिब्बे का दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए। चीखें उठी, हाहाकार मच गया। कुछ ही देर में सिर्फ यॉन सुक,
एक गार्ड और एक होस्टेस बच पाए, बाकी सब मारे गए। अब ट्रेन में सिर्फ मुट्ठी भर लोग बचे थे, सुक वू, सू आन, सियोंग क्योंग, बेघर आदमी और दूसरी तरफ यौन सुक, गार्ड और होस्टेस। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। आगे का रास्ता बंद था। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। ड्राइवर ने सबको उतरकर दूसरी ट्रेन में जाने को कहा। सुक वू और उसके साथी पटरी पर चलने लगे। रास्ते में वे यौन सुक से भी मिले। वो बेहद चालाक था। उसने गार्ड और होस्टेस को धोखा देकर अपनी जान बचाई। गार्ड को ज़ॉम्बीज के बीच धकेल दिया और होस्टेस को भी वहीं छोड़ भागा। योंगुक और जिन ही 2 ट्रेनों के बीच फंस गए। यौन सुक वहां भी आ पहुंचा। उसने अपनी जान बचाने के लिए जिन ही को ज़ॉम्बीज की तरफ धकेल दिया। जिन ही कट गई और कुछ ही सेकंड में वो ज़ॉम्बी बन गई। योंगुक चीखा। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपनी प्रेमिका को गले लगा लिया और जिन ही ने उसे भी काट लिया। दोनों एक साथ मर गए। उनकी मौत में भी प्यार था, लेकिन बेहद दर्दनाक। अब बस 4 लोग बचे थे, सुक वू, सुआन, सियोंग क्योंग और बेघर आदमी। वे एक मालगाड़ी के इंजन तक पहुंचे। वही इंजन उन्हें बुसान ले जा सकता था, लेकिन यौन सुक भी वहां पहुंच चुका था। वह ड्राइवर को धोखा देकर इंजन पर चढ़ बैठा था। बेघर आदमी और सुक वू भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बीज का झुंड आ रहा था। तभी बेघर आदमी ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो मुड़ा और अपने शरीर से ज़ॉम्बीज को रोक लिया। उसने सुक वू की तरफ देखा बिना कुछ कहे और फिर ज़ॉम्बीज के झुंड में समा गया। वो वहीं रुक गया ताकि बाकी तीनों भाग सकें। सुक वू, सुआन और सियोंग क्योंग किसी तरह इंजन पर चढ़ गए। इंजन चल पड़ा, लेकिन कुछ ही देर में सुक वू ने देखा कि यौन सुक भी इसी इंजन में है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। उसे पहले ही किसी ने काट लिया था। अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने सुक वू और सू आन पर हमला कर दिया। सुक वू ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन यौन सुक बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने सुक वू का हाथ पकड़ा और उसे काट लिया। सुक वू के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आखिरी दम तक लड़ते हुए यौन सुक को धक्का देकर इंजन से नीचे फेंक दिया, लेकिन वो खुद भी गिर गया। एक जंजीर से लटक गया। उसने किसी तरह खुद को ऊपर खींचा और इंजन के अंदर लौटा। अब सुक वू जानता था उसके पास बस कुछ ही मिनट बचे थे, इससे पहले कि वो खुद ज़ॉम्बी बन जाए। उसने सियोंग क्योंग को ड्राइविंग सीट पर बिठाया और उसे सिखाया कि इंजन कैसे रोकना है, कैसे चलाना है। फिर वो अपनी बेटी सुआन के पास गया। उसने उसे गले लगाया बहुत देर तक। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। बुसान उतरते ही अपनी माँ के पास चली जाना, उसने कहा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुआन रोई। वो अपने पिता को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन सुक वू ने उसे समझाया, झूठ बोलते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने दिल को तोड़ते हुए। फिर वो उठा और बाहर निकल गया। वो इंजन के पीछे वाले हिस्से में गया, अकेला। वहां उसके सामने बचपन की तस्वीरें आईं। सुआन जब छोटी थी, उसकी गोद में हंसती हुई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। नसें काली पड़ रही थी, आंखें धुंधली हो रही थी। वो जानता था कि अब वक्त खत्म हो रहा है। उसने आखिरी बार अपनी बेटी का नाम लिया और मुस्कुराते हुए ट्रेन से नीचे कूद गया। उसकी आखिरी सांस में भी बस अपनी बेटी की ही याद थी। इंजन बुसान स्टेशन पर पहुंचा। सुआन और सियोंग क्योंग उतरी और एक लंबी सुरंग से होकर आगे बढ़ी। स्टेशन के अंत में मिलिट्री तैनात थी। सैनिकों ने उन्हें देखा। 2 धुंधली परछाइयां। उन्हें लगा कि ये ज़ॉम्बी हो सकती हैं। कमांडर ने आदेश दिया, गोली चलाओ। सुआन और सियोंग क्योंग डर के मारे आगे बढ़ने लगी। तभी सुआन ने गाना गाना शुरू किया। वही गाना जो उसने स्कूल में सीखा था। वही गाना जो वो अपने पिता को सुनाना चाहती थी। अलोहोरा, अलोहोरा। उसकी मासूम आवाज सुरंग में गूंजी। कमांडर ने हाथ रोक लिया। ये इंसान है, उसने कहा। सैनिकों ने हथियार नीचे कर लिए। सुआन और सियोंग क्योंक रोती हुई आगे बढ़ी। उनके पीछे बुसान का शहर दिख रहा था, जहां अभी भी जीवन बाकी था। ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बीज की नहीं है, ये इंसानी स्वार्थ और बलिदान की कहानी है। सुक वू, जो शुरू में सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। संगवा एक अजनबी की जान बचाने के लिए मर जाता है। बेघर आदमी, जिसे सबने नज़रअंदाज किया, आखिर में सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। और यौन सुक जैसे लोग, जो सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में दूसरों को मारते हैं, वे भी अंत में अकेले मरते हैं। असली खतरा ज़ॉम्बीज नहीं था। असली खतरा इंसान के अंदर का अंधेरा था। और एक छोटी सी बच्ची की मासूम आवाज़ ने साबित कर दिया, कभी कभी सबसे अंधेरे वक्त में भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण जिंदगी को नई दिशा दे सकती है।